नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। टिहरी में ऑल वेदर सड़क के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। जेसीबी के ऊपर मलबा गिरा है जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि नागरी के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इस दौरान एक मजदूर का शव मलबे से निकाल लिया गया है। तो ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा था वहां यह हादसा हुआ। जेसीबी के ऊपर ही पूरा मलबा आ गया और इसमें दबने से 2 मजदूरों की जान चली गई है। तो एक मजदूर का शव निकाल लिया गया है जबकि बाकी राहत का काम यहां पर चल रहा है। पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राज्य के युवाओं को सरकार की योजनाओं की सीधी जानकारी मिल सके और युवा स्वरोजगार का रास्ता अपनाएं, इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में युवा उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार के जरिए रोजगार सृजन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही 23 महीने में सरकार की क्या योजनाएं शुरू हुई और क्या कुछ उपलब्धियां रही, ये भी बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यंग इंडिया ऐप का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य के डेवलपमेंट में, राज्य के लिए जो हमारी विजन है, जो सोच है, उसमें युवाओं की भी सहभागिता हो। और आज हमने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। लगभग 27,000 युवक और युवतियों से सीधा संवाद हुआ है। नया जो युवक है, नई जो सोच उसमें होती है, उससे कई बार हमको आइडिया मिलते हैं। सीएम ने सरकार की योजनाओं को युवाओं के बीच रखा, साथ ही युवाओं से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। सबसे पहले तो यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हमारे देश में विकास के लिए जो हमारी सरकार है वो क्या क्या, मतलब कि क्या क्या योजनाएं उन्होंने चलाई है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मतलब जो भी चीज़ें आजकल स्कीम चल रही हैं उनमें जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें लागू करी गई हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पता चला। थैंक यू। उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम के जरिए त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं के बीच वाहवाही तो बटोरी। अब देखना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया वो पूरा हो पाता है या नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी में सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया। साथ ही पुरुकुल से मसूरी तक रोपवे का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। शहर में पानी की जो भी किल्लत है उसे दूर किया जाएगा। सड़क की समस्या को दूर किया जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री ने कि रोपवे बनने से पर्यटकों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो 300 करोड़ की लागत से बनने वाले रोपवे की लंबाई 5.58 किलोमीटर है और 3 साल में इससे बनने में वक्त लगेगा, जिसके बाद पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा शुरू हो जाएगी। मसूरी रोपवे ये केवल मसूरी के लिए नहीं बल्कि जो दुनिया भर के पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं, मसूरी से होकर गुजरते हैं, मसूरी में ठहरते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा। और जो मसूरी के अंदर जो कंजेक्शन की प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, वो भी, उसका भी कुछ हद तक इससे समाधान होगा। राज्य में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस में नई जान फूंकने और चुनाव का बिगुल बजाने के लिए खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं। इसी महीने देहरादून में राहुल गांधी की रैली होनी है, जिसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष की रैली पर चुटकी ले रही है। और चुनाव का वक्त है तो स्वाभाविक बात है चुनाव को लेकर के बात। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 16 मार्च को जो है आ रहे हैं और 12 बजे परेड ग्राउंड में जनसभा संबोधित करेंगे। कांग्रेस के लोग जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भव्य जो है स्वागत यहाँ देहरादून में करने का काम करें। बहुत अच्छा है, कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि 2019 से लेकर के जो 5 वर्ष का कार्यकाल सेंट्रल में मिलने वाला है उसमें एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। और मजबूत विपक्ष के लिए मैं कांग्रेस को शुभकामना देता हूं, मजबूती से। एक तरफ तो राहुल गांधी राज्य के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी, वहीं कांग्रेस के अंदर सिरफुटअव्वल अब भी जारी है। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के टिकट को लेकर कांग्रेस आमने सामने है।
ब्लॉक कमेटियों ने हरीश रावत के लिए खुलकर टिकट मांगा है और राहुल गांधी को बकायदा खत लिखा है, तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी हरीश रावत का नाम तक भेजने को तैयार नहीं है। तो अधिकांश ब्लॉक अध्यक्षों ने, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के ब्लॉक अध्यक्षों ने सबने यही बात कही कि हमारे यहाँ भी जनता हरीश रावत जी को ही लोकसभा का कैंडिडेट चाहती है। जो जिले को नाम भेजे वो उन्होंने भेज दिए होंगे। अब वो जो कह रहे होंगे पर्यवेक्षक से सुन ले, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट बनाएगा, भेज देगा। हम ये किसी ने हिदायत नहीं दी कि इसका नाम दो, इसका नहीं दो। वहीं सपा बसपा के गठबंधन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जान आ गई है। देहरादून में हुई बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में काम करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे लेकर अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष और जिला संयोजकों के सामने बात रखी। बीएसपी को लगता है कि उत्तराखंड में गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाने वाला है। जब से उत्तराखंड बना है, हमारे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है, तो आज तमाम बातों को ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, जनता तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चुनना चाहती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया और उसको हम जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इस बार, और मजबूती से चुनाव लड़के हरिद्वार लोकसभा तो जीतेंगे, बाकी की लोकसभाएं भी हम जीत के माननीय बहन जी और अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो एक बार फिर साफ सुथरे शहरों की लिस्ट आ गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। गंगा किनारे बसे कस्बों की कैटेगरी में सिर्फ गौचर ही है जिसने राज्य की लाज बचाई है। बाकी राज्य का हर शहर इस मामले में काफी शर्मसार करने वाला रहा है। बुधवार को जारी हुए 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े इसकी निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। सर्वेक्षण में उत्तराखंड का हर शहर साफ सफाई से लेकर जागरूकता के मामले में कमोबेश फिसड्डी साबित हुआ। देश भर के 425 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में उत्तराखंड 5000 में से मात्र 1300 नंबर लाकर साफ सफाई के मामले में 384वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 4 सालों में इसे उत्तराखंड का सबसे ज्यादा लचर प्रदर्शन माना जा रहा है। देहरादून की रैंक जहां पिछले साल 257 थी, जो अब गिरकर 384 हो गई है। हल्द्वानी 249वीं रैंक से खिसककर 350 पर पहुंच गया है। वहीं शहरी विकास मंत्री का गृहनगर हरिद्वार 205 से खिसककर 350 पर पहुंच गया है। नहीं, आप फिसड्डी नहीं कह सकते। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि हम देहरादून में भी आप देखेंगे कि अब कम से कम 200 टन कचरा रोज उठ के शहर के बाहर जा रहा है पर डे। तो अब आज से साल भर 1.5 साल पहले क्या स्थिति थी? उस 200 टन कचरा यहाँ से उठ के उधर इधर उधर उधर, इसी प्रकार से हरिद्वार है, इसी प्रकार से काशीपुर है, सब शहरों की स्थिति है। राज्य के किसी भी शहर का सम्मानजनक स्थान में न पहुंचना चिंताजनक है और इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं और जानकार भी इसे मानते हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अभी हमारे सरकारों को और हमारे जो निगम है, और मैं खाली सरकार और निगम के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, जो यहाँ का आम जनमानस है उत्तराखंड का, हम लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सफाई के मामले में सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। गंगा किनारे कस्बों में चमोली जिले के गौचर ने जरूर लाज बचाई। गौचर एक ऐसा कस्बा चुना गया जो गंगा किनारे के तमाम नगरों में स्वच्छता को लेकर सबसे बेहतरीन है। सर्वेक्षण में नामित देश के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड कैटेगरी में भी अल्मोड़ा ने 11वें और रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड ने देश में 13वां स्थान हासिल कर संतोषजनक प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन अन्य शहरों ने पूरी तरह लुटिया डुबो दी। देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर गंगा यमुना की निर्मलता को लेकर दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी ने जो निर्देश दिए हैं उन्हें अमल में लाया जाए। जहां तक गंगा जल की शुद्धता है, एज पर हिंदू माइथोलॉजी, वो जरूरी है फॉर हिंदू राइट्स। वही ग्रीवांस था पिटिशनर का। साथ में ये भी ग्रीवांस था कि गंगा जमुना में जो फ्री फ्लो ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहना चाहिए। इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108 पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। राज्य में लोक सेवा चला रही जीवीके कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो रहा है, जबकि नई कंपनी कैंप कब काम संभालेगी इसका कोई अता पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग टेक ओवर की बात तो कर रहा है, लेकिन 8 मार्च के बाद 108 सेवा चलेगी कैसे, इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं। टेक ओवर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हो सकता है कि मार्च का महीना टेक ओवर में लग जाए, पर हमारा प्रयास है कि जल्दी ही टेक ओवर हो और नई जो कंपनी है वो इसमें काम प्रारंभ करे।
तो बड़ी हैरानी की बात है, सरकार को भी पता था कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, लेकिन अब टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस दौरान जो जनता यहां पर सुविधा की कमी से जूझेगी उस तक कैसे ये सेवा पहुंचेगी इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। हालांकि मुख्यमंत्री फिर भी ये भरोसा दिला रहे हैं कि सेवा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 108 की सेवा लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। उसके लिए फिलहाल नई कंपनी को टेंडर खुला है। जब तक वो कंपनी उसका टेक ओवर करती है तब तक जो पुरानी कंपनी जो चला रही है वो उसको चलाती रहेगी। राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल आज गैरसैंण पहुंचे, जहां विधानसभा भवन परिसर का दौरा किया और जो भी निर्माण कार्य यहां पर चल रहे हैं उसका जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को ये निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो भी काम बचा है उसे पूरा किया जाए। साथ ही भराड़ीसैंण में बने विधानसभा भवन को देश के सबसे खूबसूरत भवनों में से एक बताया। मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत है और सभी जितनी भी इसमें आवश्यकताएं हैं हमने पूरी की हैं और मैं कह सकता हूं कि अब हम तैयार हैं कभी भी किसी भी टाइम इसमें सत्र चलाने को। पिछले दिनों जो भी हमारे सत्र हुए उसमें जो भी कठिनाइयां परेशानी हमें आई, अब मुझे लगता है कि ऐसी परेशानी। उधर कोटद्वार के पास भदाली खाल में गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लगी और जिसके बाद जोरदार धमाके हुए और सिलेंडर दूर दूर तक छिड़कने लगे। कोटद्वार से गुमखाल की तरफ एक ट्रक जा रहा था और अचानक ट्रक के टायर में विस्फोट हुआ और इसके बाद लगी आग ने सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि वक्त रहते ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए, लेकिन धमाके की आवाज काफी दूर दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच बनबसा में 1 मार्च को कूड़ा बीनने वाले को मिले एक मोर्टार बम से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं 5 दिन बाद लखनऊ से आई आर्मी एक्सपर्ट की टीम ने शहर से दूर खाली क्षेत्र में मोर्टार बम को निष्क्रिय किया है, जिसके बाद से प्रशासन अब राहत की सांस ले रहा है। लखनऊ से एक बम डिस्पोजल टीम आज कल यहाँ थाना क्षेत्र में आई। उसने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके विस्फोट का स्थान का निरीक्षण किया। आज जो है इस मोटार का विधिवत रूप से जो है डिस्पोजल कर दिया गया। हल्द्वानी में आयकर विभाग ने फर्नीचर के 2 बड़े शोरूम में छापेमारी की है और इंटेलिजेंस यूनिट से टैक्स चोरी की सूचना यहां पर दरअसल मिल रही थी, जिसके बाद इन 2 शोरूम पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और जो भी दस्तावेज मिले हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया। यहाँ हमें डाउट होता है कि उनका एक्चुअल सेल या इनकम पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा है, वहाँ हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का रंग अब और ज्यादा चटक होने लगा है। अब शिवरात्रि के बाद अब सार्वजनिक जगह पर भी अबीर गुलाल उड़ता नजर आ रहा है। वैसे तो कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से ही बैठ की होली का आयोजन शुरू हो जाता है, क्योंकि होली के गीतों के साथ मिल जाता है अबीर और गुलाल का रंग। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इसी तरह होली के रंग बिखरे, जहां महिलाओं ने रंगारंग होली के कार्यक्रम का आयोजन किया। और महाशिवरात्रि से होली का प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है और होली आने तक सारी महिलाएं रंगों में सरोबार होकर के इस होली का आनंद लेती है। और जब होली का हमारे सर्वदलीय संस्था का जब प्रोग्राम होता है तो हम इसमें बहुत खुश होते हैं, बहुत उमंग और खुशी से नाचते हैं और झोड़े से हम इसको शुरुआत इसकी झोड़े से करते हैं। 21 मार्च के होली के समापन तक सांस्कृतिक नगरी में होली की ऐसे ही धूम रहेगी। महिलाओं की टोली अब घर घर जाकर भी होली का गायन करती हैं। इसके साथ ही महिलाओं के समूह कई सार्वजनिक स्थलों पर होली गायन करते नजर आते हैं। महिलाओं की इस होली में इस बार शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारी सारी महिलाएं आई हैं और वो नाच रही हैं, झोड़ा नाच रही हैं और सुंदर सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुति देंगी। ये होली हमने देश के जवानों को, शहीद जवानों को समर्पित की है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कोई भी छोटे से छोटा पर्व हो या बड़े से बड़ा त्योहार, हर किसी की अपनी ही छटा होती है। इनका आयोजन महज औपचारिकता के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के मकसद से किया जाता है। और होली पर्व की तो यहाँ बात ही निराली है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी में इस बार बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारी बर्फबारी के बाद जहां पर्यटन व्यवसाय काफी फल फूल रहा है, वहीं खूबसूरत हर्षिल घाटी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी पहुंचने लगे हैं। तो स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो आप ये देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे अपने उत्तराखंड की हैं। हर्षिल की तस्वीरें हैं जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है।
और यहाँ पे हर्षिल में हमें बहुत अच्छा लगा आके, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ इतना हमने कभी देखा नहीं लाइफ में। सो इट वाज अ वेरी नाइस एंड न्यू एक्सपीरियंस। और इतनी मुश्किल कंडीशन के बावजूद यहाँ पे हमने बहुत आसानी से शूट किया, हम कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर पीपल ऑफ हर्षिल एंड एवरीबडी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है इधर, यहाँ बहुत बढ़िया, रात भर बहुत पड़ रही है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, हर्षिल के लोग हैं, हर्षिल के लोग हैं। तो बाबा केदार के दरबार कब खुलेंगे, तारीख का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 एक बार फिर से पहुंचा केदारनाथ और वहां देखा कि क्या यहां पर तैयारियां हैं। तो ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बीच बीच में भी आपको दिखाते रहे हैं, इससे पहले भी, कि कितनी बर्फबारी हो रही है, कैसे पुनर्निर्माण के काम यहां पर चल रहे हैं। तो एक बार फिर न्यूज़ 18 आपके लिए बेहद खास तस्वीरें लेकर आया है। तो इस वक्त भी केदारपुरी में 10 से 11 फीट मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। कई मकान, ऐसे कई कॉटेजेस हैं जो अभी दबे हुए हैं बर्फ में, और फिलहाल जो पुनर्निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। तो 9 मई को सुबह 5:35 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, और उससे पहले की बेहद खूबसूरत और खास तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। तापमान काफी कम होने के कारण पुनर्निर्माण का कार्य रुका हुआ है, और अगर इसी प्रकार से मौसम खुला तो हम लोग पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करेंगे। और देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन पहुंचे विदेशी परिंदों ने इस बार अभी तक वापस लौटना शुरू नहीं किया है। अमूमन होता यह है कि 15 फरवरी के बाद सभी पक्षी अपने वतन लौटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मार्च शुरू होने के बाद भी विदेशी पक्षियों के आसन झील में अपना आशियाना बनाया हुआ है। जानकारों की माने तो इस बार बारिश अच्छी हुई है, बर्फबारी अच्छी हुई है, जिससे तापमान अब भी यहाँ काफी कम है। यही वजह है कि ये पक्षी अभी तक यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं। जनवरी फरवरी में अच्छी बारिश हुई, जिस कारण से ठंड भी ठीक रही। तो वैसे तो ये फरवरी 15 के बाद जाने शुरू हो जाते थे, इस वर्ष अभी तक गए नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उम्मीद है कि वैसे वैसे अपने गणतंत्र की ओर। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।